ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा मैंने कहा था, हर बार की तरह हम थोड़ा बहुत वेट करते हैं कि बाकी लोग ज्वाइन कर ले, लेकिन शायद 11:25 हो गई है और हमारे साथ में 6 लोग हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन बिकॉज टाइम पे उसको हमको खत्म भी करना है। जैसा मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि इसके पहले हमारे जितने भी हमने ऑनलाइन सेशंस किए हैं, वो मैक्सिमम जो थे वो बेस्ड होते थे या तो साइकोलॉजी के ऊपर या लाइफ इंप्रूवमेंट, लाइफ मैनेजमेंट के ऊपर, बिजनेस मैनेजमेंट के साथ में कनेक्टेड मैक्सिमम टॉपिक हुआ करते थे। और उसके अलावा कई ऐसे टॉपिक्स हमने किए जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड थे। अब ये सारी चीजों के बाद जब मैं पहली बार ये सोचा कि क्यों ना एक सेशन ऐसा किया जाए जो लिटरेचर के साथ में कनेक्टेड हो, जो हिंदी या उर्दू लिटरेचर के साथ में कनेक्टेड हो। और जब ये मैं सोच रहा था, जब तब जो सबसे पहला नाम मुझे दिल में आया, जो सबसे पहला नाम मैंने सोचा, वो मुझे लगा कि एक उर्दू के एक ऐसे बड़े शायर हैं, एक ऐसे बड़े राइटर हैं, एक ऐसे पोएट्री राइटर हैं, जो एक ऐसे सॉन्ग राइटर है जिनकी जिंदगी ना सिर्फ अपनी काम की वजह से, बल्कि उनकी जिंदगी में हुए उतार चढ़ाव, उनकी अपनी लाइफ की शुरुआत, उनका अपना जो है वो लव स्टोरी और उनकी अपनी जिंदगी की बाकी जो पहलू है वो इतने इंटरेस्टिंग है कि हम अपना जो लिटरेचर बेस्ड पहला सेशन है वो साहिर साहब के साथ में शुरू कर सकते हैं। तो इसी ख्याल के साथ में पिछले संडे के बाद मैंने कहानी साहिर की ये टॉपिक सोचकर आज ये सेशन जो है वो मैं आप सब लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जैसे हम हमेशा करते हैं। स्क्रीन शेयर होगा साथ साथ में, क्योंकि ये जो सेशन है वो हमारा बेस्ड है एक बंदे पे जिसने मैक्सिमम हिंदी फिल्मों के अंदर सॉन्ग्स लिखे हैं, लिरिक राइटिंग की है। तो इसीलिए हम जो है वो कुछ गाने जो है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, कुछ हिंदी सॉन्ग्स जो है जो साहिर साहब ने लिखे हैं उसको भी मैंने उसके साथ में अटैच करने की कोशिश की है। साहिर लुधियानवी की एक जिंदगी जो है वो ऐसी है कि आप उसको आधे घंटे में या 1 घंटे में या 1 दिन में आप सोच भी नहीं सकते कि आप उनके बारे में सब कुछ बताओ या सारा एक्सप्लेनेशन दो। कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ जो जिसको बोलते हैं कि हाईलाइट पॉइंट्स जो है। जी प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है डॉक्टर खान से कि अपना माइक जो है वो प्लीज म्यूट कर दीजिए। थैंक यू सर। ओके, लेट मी म्यूट फ्रॉम माय साइड। मैं अपनी साइड से जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका माइक जो है वो म्यूट कर रहा हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना आए। चलिए, तो हम बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। आज का जो सेशन है वो साहिर लुधियानवी की जिंदगी पे बेस्ड है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि उनकी लाइफ को, उनके काम को और उनके तमाम अचीवमेंट्स जो है उसको गिनवाने में पूरा 1 दिन का सेशन भी कम पड़ेगा, लेकिन सिर्फ जिसको मैं कहूंगा कि जो हाइलाइट्स पॉइंट्स है उसी के साथ में मैं आज आज के साथ में डिस्कस करूंगा कि साहिर लुधियानवी जो है वो क्या हस्ती थे। उन्होंने इंडियन पोइट्री, इंडियन लिटरेचर और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री खास तौर पे बोलूंगा, उसके साथ में जो है उनका क्या योगदान था, इस बारे में हम बात करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं आपके साथ में जस्ट 10 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम लेकर मैं अभी पावर पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ में। उसी के जरिए से हम साहिर की जिंदगी को समझते हैं। ओके, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कहानी साहिर की। साहिर लुधियानवी जिनका नाम है। तो आइए पहले हम उनके जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ऑनलाइन सेशन में एक ये डिस्टर्बेंस बार बार होता है कि जब एक बार सेशन ऑन हो गया उसके बाद जब लोग ज्वाइन करते हैं तो बीच बीच में आपको एडमिशन रूम में जाकर वो अप्रूवल्स देने होते हैं। चलिए, तो शुरू करता हूँ साहिर लुधियानवी की एक बेहतरीन बेहतरीन अल्फाजों के साथ में। इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए।
वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा जो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। म्यूजिक डायरेक्टर खयाम के म्यूजिक डायरेक्शन में यशराज प्रोडक्शन के अंदर यश चोपड़ा साहब की डायरेक्ट हुई एक फिल्म आई थी कभी कभी। अमिताभ और राखी जी जो थी उसमें स्टार थी, और उस फिल्म में साहिर लुधियानवी ने जो गाने लिखे थे, उस गाने में से ये एक गाने के कुछ हिस्से हैं जो ना सिर्फ बात करते हैं उनके शायरी के लेवल को, बल्कि ये बात कर रहे हैं उनके अपनी जिंदगी के अंदाज के बारे में। उसी नज़म के कुछ और अल्फाज अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसे हैं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई उनको याद करे क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो ये अल्फाज जो है वो शाहिर के हैं और ये बहुत कुछ कह जाते हैं उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी अपनी लाइफ के बारे में। जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये सेशन जो है वो आज एक ऐसे शायर के नाम पर, एक ऐसे लिटरेचर, एक ऐसे उर्दू पोएट के नाम पर है जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। तो आगे की स्लाइड में इसी गाना जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इस गाने को सुनते हैं ताकि आपको शाहिर का जो लेवल था वो आपको पता चलेगा। ओके, तो पूरा गाना मैं आपके साथ में शेयर सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर हम सारे जो सॉन्ग्स हैं वो अगर हम देखेंगे तो शायद वक्त जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। तो आगे की जो स्लाइड्स है उसकी तरफ हम जाते हैं। इसी बीच में आप में से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई एक बंदा जो है वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे कंफर्मेशन दे दे कि मेरी आवाज और वीडियो की आवाज आप तक पहुंच रही है। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई एक बंदा प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके ये कंफर्मेशन दे दे। सचिन, इफ यू कैन डू दैट। सचिन, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ एकदम क्लियर। ओके, और वीडियो की आवाज ठीक थी क्या? जो सॉन्ग्स बज रहा था उसकी आवाज आ रही थी? हाँ हाँ सर, ठीक आ रही थी, एकदम ठीक। ओके ओके, थैंक यू सचिन, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्त। ऑलराइट, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो हम साहिर के बारे में जानते हैं। अब्दुल हई 8 March 1921 to 25th October 1980, popularly known by his takhallus Sahir Ludhianvi, was an Indian poet and film song lyricist who wrote in Hindi and Urdu languages. उनका जो ओरिजिनल नाम था वो अब्दुल हई हुआ करता था। उनका जो तखल्लुस था वो शाहिर लुधियानवी है, जिसके नाम से सारे लोग उनको जानते हैं। 8 मार्च 1921 को उनका जन्म हुआ था और 25 अक्टूबर 80 में वो इस दुनिया को छोड़ के गए। करीबन 59 ईयर की जो एज थी उनकी, जब उन्होंने आखिरी बार इस दुनिया को अलविदा कहा। His work influenced Indian cinema, in particular Bollywood films. Sahir won a Filmfare Award for Best Lyricist for Taj Mahal 1963. He won a second Filmfare Award for his work on Kabhi Kabhi 76. He was awarded the very reputed award of the Indian government, the Padma Shri Award, in 71. सेकंड स्लाइड जाते हैं। अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। साहिर लुधियानवी के बारे में जैसे मैंने आपको कहा कि उनकी जो पर्सनल लाइफ थी वो काफी उतार चढ़ाव वाली थी, जैसे किसी फिल्म की कहानी बनती है। Although there were numerous women in his life, he never married all his life. उनकी जिंदगी में बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर कभी शादी नहीं की। An example of this is Amrita Pritam, whose love for Ludhianvi was not equally reciprocated. अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी की जो कहानी है वो उनके जमाने में एक बड़ा न्यूज थी, और आज भी जो लोग उस जमाने को जिए हैं वो इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। It has been reported in the news media that Amrita Pritam becomes so infatuated with Sahir's genius that
she would puff at the cigarette butts he had left behind after visiting her. साहिर लुधियानवी के काम से और उतनी ज्यादा अमृता प्रीतम जो है एक पंजाबी राइटर थी, वो अट्रैक्ट थी कि साहिर के मिलने के बाद उनके जो आधे सिगरेट के टुकड़े हुआ करते थे फेंके हुए, उसके साथ में वो कश मारती थी और उसके अपने पास बचा के रखती थी ताकि वो बार बार साहिर को याद कर सके. At one time he was also engaged to Pakistani novelist हजीरा मंसूर. साहिर की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो पाकिस्तानी नॉवेलिस्ट के साथ में भी रिलेशन में आए थे. यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिख रहा है वो अमृता प्रीतम का है, जो हिंदुस्तान की एक बहुत नामवर और बड़ी जो है वो उर्दू की साहित्यकार है. A poet and lyricist Sahir Ludhianvi and Punjabi poet Amrita Pritam's love story is the subject of filmmaker Sanjay Leela Bhansali's next film. पिछले 2 साल से इस सब्जेक्ट के ऊपर काफी सारे डिस्कस हो रहे थे. पहले इस सब्जेक्ट को लेकर शाहरुख खान फिल्म करने वाले थे, उसके बाद संजय लीला भंसाली ने इस प्लॉट को खरीदा है और इसी पूरे सब्जेक्ट के ऊपर एक फिल्म बनने जा रही है. According to a report in Midday, the biopic will star Aishwarya and Abhishek Bachchan in the lead roles. जो लीड रोल है उसमें ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन जो है वो स्टार करने वाले हैं. While Abhishek will be seen as the famous Bollywood lyricist, Sahir and Aishwarya will play the role of the celebrated Punjabi poetess Amrita. Personal life के बारे में कुछ सेंटेंस और यहाँ पर है. This is a story that was waiting to be told and one that the millennials should know. However, to an entire generation of Indians in the 60s and 70s, it was known and often spoken about. Passion and pain were the only ingredients in this tragic love story. It all begins in 1944 when Amrita, a married woman, met Sahir, a budding poet and lyricist for the first time. ये कुछ इंग्लिश में सेंटेंस है जिसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं बहुत क्विक दे दूं तो ये बात हम कर रहे हैं साहिर और अमृता की लव स्टोरी के बारे में. अमृता जो कि 16 साल की उम्र में जिनकी शादी हो गई थी और अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं थी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक सेपियोसेक्सुअल उनका माइंडसेट था, जिसका मतलब होता है कि कोई किसी के काम से, किसी के इंटेलिजेंस से, किसी के जीनियस से इंस्पायर होना, अट्रैक्ट होना. और वो साहिर से इतनी ज्यादा मुतासिर थी कि वो हमेशा जो थे वो ये चाहती थी कि वो उनके साथ में रहे. उनकी जिंदगी पे एक फिल्म बन रही है जो संजय लीला भंसाली बना रहे हैं पूरी कहानी के ऊपर. A report says it was at a mushaira at a village somewhere between Lahore and Delhi. It is said that their romance began like it happens in film instantly. Her beauty and her talent, with words and his passion and idealism were the ingredients of this fascinating yet agonist romance. What is amazing is that although the two met on several occasions, their romance unfold only though later silence and words. एक मुशायरे में दोनों का मिलना होता है, दोनों का रोमांस शुरू होता है और एक फिल्म की कहानी की तरह ही आगे बढ़ता है. एक और गाना मैं चाहता हूं कि एक हम बीच में जब ये बात करें तो साहिर लुधियानवी का एक और गाना हम यहाँ पर देखें. मैं इस सॉन्ग को शेयर कर रहा हूं आपके साथ में. पहले कंप्यूटर साउंड को शेयर कर लूं तक आपके तक आवाज पहुंचे. चलिए हम गाना देखें. कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी मिलती है जिंदगी में मोहब्बत, कभी कभी होती है
ओके, तो जैसे मैंने बताया कि मैं खुद ये चाहता हूं कि हम पूरे गाने सुने, लेकिन वक्त जो है वो बहुत कम है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ उसका जो शुरुआत का पोर्शन है वो यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ। पर्सनल लाइफ की स्टोरी यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हुए आगे ये है कि इट इज बिलीव्ड दैट अमृता वाज डीपली इन लव एंड was willing to walk out of her unhappy marriage. She was married at the age of 16, but Sahir never committed himself to this relationship. मैंने जैसे आपको बताया, ऐसा कहा जाता है कि अमृता जो है वो अपनी अनहैप्पी मैरिड लाइफ से बाहर आकर जिंदगी भर साहिर का साथ निभाना चाहते थे, लेकिन साहिर लुधियानवी ने कभी भी इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट लेवल नहीं दिया। It was left for painter Imrose to fill the void in Amrita's life, but that was much later. बहुत टाइम के बाद अमृता ने एक पेंटर थे जिनका नाम था इमरोज, उनके साथ में रिलेशनशिप शुरू किया और साहिर के साथ में अपना जो रिलेशन था उसको खत्म किया। She did eventually walk out of her marriage, and while she reportedly stayed with Imrose for 4 decades, they never married. इसके बाद अमृता जो थी वो अपनी जो अनहैप्पी मैरिड लाइफ थी उसमें से बाहर आ गई। करीबन 4 दशकों तक यानी 40 साल तक वो इमरोज के साथ में रही, लेकिन कभी भी उन्होंने शादी नहीं की। In an interview to Indian Express, Imrose described his relationship with Amrita by saying, while with Sahir, it was elusive, with him, it was real. Meanwhile, the relationship between Sahir and Amrita suffered its final blow when the lyricist reportedly began his relationship with singer Sudha Malhotra. साहिर की जिंदगी में एक पॉपुलर सिंगर थी सुधा मल्होत्रा, उनकी एंट्री हुई और ये वो टाइम था जब उनके और अमृता के बीच में गैप जो था वो बढ़ता गया। However, some still believe that Amrita was his one true love and that there may have been several reasons as to why he couldn't commit himself to her. ज्यादातर लोगों का, उनके साथ के लोगों का ये मानना है कि साहिर लुधियानवी की जिंदगी में अमृता के सिवा और कोई उतना करीब नहीं था, लेकिन कुछ खास वजह थी जिसकी वजह से वो कभी भी कमिटेड रिलेशन में नहीं रह सकी। अब ये जो पूरी कहानी है उसके बारे में बहुत कुछ है मेरे पास लिखने को या कहने को, लेकिन हम इसके बाद जो है वो थोड़ा साहिर लुधियानवी के काम जो है उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए मैं अब इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और अगर मैं इसके रीजन के बारे में बात करूं तो जैसे लास्ट सेंटेंस यहाँ पर आप देख रहे हो, फॉर वन love and relationship took a secondary place in his life as compared to his social critic and political idealism. साहिर लुधियानवी जो थे वो सोशल और पॉलिटिकल सोच के साथ इतने ज्यादा डूबे हुए थे, उसके साथ साथ में उनकी जिंदगी की हकीकत है कि ये भी है कि साहिर लुधियानवी एक बहुत ही अमीर जागीरदार, पंजाबी जागीरदार के बेटे थे, जमीनों के मालिक थे, लेकिन उनके फादर ने जो है सेकंड वाइफ के लिए उनकी माँ को छोड़ दिया था। इसीलिए उनकी जो राइटिंग थी, उनकी जो कहानियां थी, उनके जो पोएट्री थी, उनके जो गाने थे, उसमें आप हमेशा वो दर्द देख सकोगे कि उन्होंने अपनी माँ के अकेलेपन को कितना नजदीक से देखा है। जावेद अख्तर जो है, जिन्होंने साहिर के साथ एक अरसा गुजारा है, वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी माँ के साथ में इतना ज्यादा क्लोज रिलेशन में किसी और को देखा नहीं जितना मैं साहिर को देखा करता था। वो कहते हैं कि इवन काम के बारे में भी वो अपनी माँ की परमिशन लेते थे कि मुझको ये गाना लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, मुझे अपनी सोच को इजहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ अल्फाज थे, कुछ वर्ड्स थे जो साहिर की पर्सनल लाइफ के बारे में थे। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप एक रेयर पिक्चर देख रहे हैं जो मुझे इंटरनेट से मिला है। उसमें आप साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम को एक साथ में देख रहे हैं, एक साथ में वॉक करते हुए आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल पिक्चर है और ये करीबन 1960 के आसपास का ये क्लिक किया हुआ पिक्चर है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो साहिर लुधियानवी का एक और मैं गाना प्ले करूं। इसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं वापस 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे आ रहा हूं। स्क्रीन शेयर जो ऑप्शन है उसको बंद करके आपके पास आ रहा हूं और मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है वो 1 या 2 मिनट के लिए अपना अपना ओपिनियन जो है वो इसके बारे में बताएं। तो मुझे यहाँ पर जो कुछ लोग दिख रहे हैं उसमें अमीन है, लुकमान,
एजाज जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, डॉक्टर खान और जिया मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप में से कोई है जो साहिर लुधियानवी के बारे में इंटरेस्टेड है, उन्होंने उनके बारे में सुना है, जाना है, या अपनी तरफ से कोई बात करना चाहता है? आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई है जो अपनी बात का इजहार करना चाहे तो प्लीज अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर कर यहाँ पर स्क्रीन पर बात कर सकते हैं। हमारे पास 10 मिनट का और टाइम है जूम मीटिंग खत्म होने के पहले। ओके, तो मुसाब ने अपना माइक जो है वो अनम्यूट किया है। मुसाब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप पोएट्री और लिटरेचर में इंटरेस्टेड है, या पढ़ते हैं क्या पोएट्री और लिटरेचर को? सर इंटरेस्टेड तो इसमें है कि हमारे जो जामिया दाखिल है जी, जामिया दारुल जो दाखिल है उसके अंदर एक माह मुसलसल ये पोइट्री की क्या रखते हैं जी, वो पोइट्री एक दूसरे को शेयर कहना, और आखिरी शेयर का जो लफ्ज है उसके ऊपर से दूसरी टीम वाले शुरू करेंगे। ओके, ऐसे एक ओके, कंपेरिजन रखी जाते हैं। जी, तो जी, उसके जी, अंदर काफी शेयर पढ़ने का मौका मिला, और इसी अच्छा, तरीके से साहिल लुधियानवी के भी अच्छे शेयर का पढ़ने का मौका मिला जो ऐसे बढ़िया, दीन से ताल्लुक रखते हैं, जी, जी, और ऐसे अशार के पढ़ने का मौका मिला। तो जी, साहिल लुधियानवी के भी कुछ शेयर हैं जी, बिल्कुल। तो उसको भी पढ़ने का मौका मिला। लेकिन जो लाइफ पर्सनल आपने जो बताया हम्म, वो अभी मैंने पहली मर्तबा सुना कि वो मैरिड नहीं थे। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू साहब, थैंक यू फॉर इसलिए योर रिस्पॉन्स। जी भाई, ओके। ठीक है, चलिए, अपने पास वक्त थोड़ा कम है तो मैं क्विक जरा उनके कुछ 3-4 जो बड़े गाने हैं साहिर लुधियानवी के, उसके ऊपर जाता हूं, और वो लाइफ फिलोसॉफी के बारे में क्या सोचते थे वो हमें पता। मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और वो मैं वीडियो को अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि वक्त अपने पास बचा हुआ है। तो यहाँ पर स्क्रीन शेयर आपके सामने है, अवॉइड कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम दिखेंगे जिनके साथ में साहिर लुधियानवी ने मैक्सिमम काम किया है। इसमें अनिल विश्वास है, सी रामचंद्र है, चित्रगुप्त, हेमंत कुमार, जयदेव जी, कल्याण जी आनंद जी, उमर खयाम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, एन दत्ता जिनके साथ सबसे ज्यादा काम किया है, ओपी नैयर है, आर.डी. बर्मन है, राजेश रोशन है, रवि है अगेन जिनके साथ में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, और एस.डी. बर्मन है जिनके साथ में कई यादगार गाने जो हैं, कई यादगार नज़में जो हैं वो साहिर साहब लिख चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर मैं सिंगर्स की बात करूं तो साहिर ने कुल करीबन 1000 के करीब टोटल गाने लिखे हैं। उनमें से जो सबसे हाईएस्ट उनकी जो नज़में हैं, उनके जो सॉन्ग्स हैं, उनको गाया है, उसमें आशा जी ने 223 गाने उनके गाए हैं, रफी साहब ने 128, लता जी ने 160 सॉन्ग जो है वो साहिर साहब के गाए हैं, कुमार ने 69, महेंद्र कपूर 61, गीता दत्त 54, मन्ना डे 38, मुकेश जी 22, तलत महमूद 20 और सुधा मल्होत्रा 19 है, और सुमन कल्याणपुर 18, और हेमंत कुमार जो है उन्होंने 12 गाने गाए हैं। अब क्विक जो है, मैं आपको साहिर लुधियानवी के 3 या 4 ऐसे काम है, ऐसे गाने हैं जिनको मैं याद दिलाता हूं, और वो आप कंपेयर करिए कि वो आज की दुनिया के साथ में, आज के हालातों के साथ में कैसे जाते हैं। हम देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, खास करके ये रिसेंट जो यूपी में हाथरस का रेप का जो इंसिडेंस हुआ, या उसके पहले जो उन्नाव का हादसा था, आसिफा का हादसा था, उसके पहले के हादसे थे, उस पर से कई ऐसी बातें सामने आई कि हमारा जो समाज है वो एक लड़की के लिए कितना इंसेंसिटिव है, एक वुमन के लिए कितना इंसेंसिटिव है। और आज से करीबन 50-60 साल पहले साहिर लुधियानवी ने इसी सामाजिक मुद्दे को लेकर एक बेहतरीन गाना लिखा था। ये गाना जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, मैं उसको पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। साहिर साहब कहते हैं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा कुचला मसला, जब जी चाहा धुतकार दिया, तुलती है कहीं दिनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में, ये वो बेइज्जत चीज है जो बढ़ जाती है इज्जतदारों में। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता, मर्दों के लिए लाखों सेजे, औरत के लिए बस एक चिता, मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, जिन होठों ने इनको प्यार किया उन होठों का व्यापार किया, जिस कोख से इनका जिस्म डला उस कोख का कारोबार किया, जिस तन से उगे कोपल बनकर उस तन को जलीलो ख्वार किया।
मर्दों ने बनाई जो रस्में उनको हक का फरमान कहा, औरत के जिंदा जल जाने को कुर्बानी और बलिदान कहा। किस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, गुर्बत यानी गरीबी, चकलों में ही आके रुकती है, फाकों में जाकर फाकों में जो राह निकलती है। मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है। इसके बाद में आखिर में वो लिखते हैं कि औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेटी है, अवतार पैगंबर जानती है, फिर भी शैतान की बेटी है। ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेटी है। आप इस सिचुएशन को सोचिएगा, इन अल्फाजों को सोचिएगा, आपको लगेगा कि ये बंदे का कितना ज्यादा सेंस था, उनकी सेंसिटिविटी क्या थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो अपनी माँ के साथ हादसे देखे और जो उस दुनिया को देखा, उसके हिसाब से ये पूरा जो दर्द है वो आपको इस गाने में छलक के दिखता है। उन्हीं का एक और गाना जो है, जो आपको बात करता है पॉजिटिविटी के बारे में, जो बात करता है उम्मीदों के बारे में, जो बात करता है नई सुबह के बारे में। शाहिर साहब कहते हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह की अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे इन अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठ के सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए अब औरत की इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, गैरत को न बेचा जाएगा। अपनी काली करतूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारेदारी के। अब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और आखिर में शायर साहब लिखते हैं कि मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों में धूल न फेंकेगा, मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा, हक मांगने वाले को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह तो कभी आएगी। इसका हर एक अल्फाज, इस नज़म का, इस गाने का हर एक वर्ड, हर एक अल्फाज जो है वो उस दुनिया की बात कर रहा है जिसमें वो उम्मीद की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो ये बता रहे हैं कि आज की दुनिया जो है वो किस लाइन पे या किस नियमों पे या किस तरह के सिचुएशंस पे चल रही है। आखिर में 2 मिनट का जो वक्त हमारे पास में है, उसमें कोशिश करता हूं कि साहिर का एक और अलग सा जो एक और लिरिक्स है उसको हम देखें, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपको एक बाजी फिल्म के कुछ अल्फाज दिख रहे हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं जिंदगी के साथ रिस्क लेने की। शाहिर साहब कहते हैं कि तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। डरता है जमाने की निगाहों से भला क्यों, इंसाफ तेरे साथ है इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। और आखिर में कहते हैं कि टूटे हुए पतवार है कश्ती के तो हम क्या, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। साहिर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नगमे हैं, स्लाइड्स हैं जो मैं चाहता था कि और हम बात करें, लेकिन आज जो है हमारा जो वक्त है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे उनका जो कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स है उसमें 2-3 अगर जितना वक्त परमिट करता है तो मैं बताऊं, और इसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन के एंड में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शाहिर साहब कहते हैं कि चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो अपनों पे गुरूर आ जाता है। इसके आगे वो क्या कहते हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और अगर आखिरी एक याद करूं, अगर वक्त परमिट करे तो, हम अपनी वफाओं पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया भी देंगे, जब इश्क का सौदा किया तो क्या घबराना पड़ेगा। तो ये कुछ पौने घंटे के अंदर जितना मैं कवर